नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो पर, जिसमें हम करते हैं हमारे उपस्थित मेहमानों से सवाल। और बहुत इंतज़ार था आप लोगों के सवालों का, पर समय नहीं मिल पाया, इस वजह से शामिल नहीं कर पाया मैं। और देखते हैं कि आज की कड़ी में तो मेरे साथ मौजूद हैं श्री मंगल सिंह चौहान, जो एक आम नागरिक हैं भारत के, और उन्हें भी आम मुसीबतों का या फिर आम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और साथ में मौजूद हैं बहुत अनुभवी और राजनीति से जुड़े या फिर राजनीति से अवेयर श्री माननीय धर्मचंद सिंह जी। तो पूछते हैं पहला सवाल मैं अपने उपस्थित गेस्ट से। और तो पहला सवाल हमारा ये है कि वर्तमान में जो महंगाई है, जिसको लेके सरकार, विपक्ष जो है सरकार पे हमले कर रहा है, तो उससे कितने % सहमत हैं? क्या महंगाई उनके लिए सही है, या फिर महंगाई में वो जो आम ज़रूरत की सामान या जो भी है वो उसे उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं? जैसा कि हमारे भैया जी जेके ने बोला महंगाई के विषय में, तो महंगाई के लिए हमें यही कहना है कि सन 2001 में 3 रुपये 4 रुपये गेहूँ था, तब भी हमको महंगा दिखाई देता था। अब आज वो 23 रुपये 24 रुपये, तब भी हमको महंगा दिखाई दे रहा है। और हमें अनुमान है कि 2050 में अगर वो 70 रुपया होगा तब भी महंगाई दिखेगा। तो महंगाई के लिए हमें तो यही दिख रहा है कि जो अपना अपना एक दूसरे का विरोध है, जैसा है वैसा सब सही है। चलिए, और इसी कड़ी में एक सवाल पंडित जी के लिए है। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो पहले महंगाई की दर थी वो लगभग में अभी के अनुपात में बहुत से कम थी, जैसे कि सिलेंडर 400 रुपये में था, या फिर पेट्रोल 70 रुपये थी, और जो वर्तमान में सिलेंडर 1200 रुपये, यानी कि लगभग 300% की वृद्धि के साथ। और जो पेट्रोल है वो 50 से 100% की वृद्धि के साथ झूल रही है। और भी सारी चीज़ें जो कि महंगी हुई हैं, स्टेशनरी वगैरह, तो उन पे क्या कहना है? भाई जेके का ये कहना सही है कि महंगाई, वास्तव में महंगाई, हर चीज़ पे इतनी महंगाई चल रही है जिससे बेचारी गरीब जनता बहुत परेशान है। इस समय सब्जियों की देखो आसमान से छू रही, टमाटर कहाँ जा रहा है, क्या पोजीशन चल रही है। हर चीज़ पर महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, घटने का तो किसी काम का ही नहीं है कोई हिसाब। तो इस महंगाई पर थोड़ा सरकार ध्यान दे कि महंगाई डाउन करने की। जी, जैसा कि हमारे मेहमान ने हमें बताया कि महंगाई एक बहुत, तो जिस तरह से हमारे मेहमान ने हमें बताया कि महंगाई की वृद्धि तो हुई है, और दूसरे मेहमान का ये मानना है कि महंगाई से कोई, हमें लगता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ा है। तो क्या ये सही है जो उन्होंने बोला कि महंगाई कुछ चीज़ों पे अनियंत्रित है? देखो भैया जी बोल रहे हैं कि महंगाई के आधार से, तो ये तो बिल्कुल सही है कि महंगाई तो हो ही रही है, हम देख भी रहे हैं। लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने में हमारे पहले अपील यही है कि इस गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। और दूसरी बात, आम समाज से भी यही कहना है कि उसका गवर्नमेंट का सहयोग हमें आपको करना चाहिए। जैसे कि मान ले लीजिए, जैसे पेट्रोल या डीजल महंगा हो रहा है, तो पेट्रोल आज के 20 साल 30 साल पहले जब आदमी इटावा या मैनपुरी जाता था तो मोटरसाइकिल लेके जाता था, तब पेट्रोल कम रेट था, पेट्रोल गाड़ियाँ भी कम थीं। लेकिन आज हम देख रहे बच्चे अगर बाथरूम जाते हैं तब भी पेट्रोल मोटरसाइकिल से ही जाते हैं। तो कायदा ये कहता है कि उसका उपयोग सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और गवर्नमेंट से भी मुझे कहना है कि जहाँ तक हो सके तहाँ तक कंट्रोल करिए पेट्रोल को। और इसी तरीके से अन्य चीज़ें जो भी महंगाई युक्त हैं, उन्हें गवर्नमेंट को जहाँ तक हो सके जनता के लिए उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। चलिए, जिस तरह से बताया गया है कि कोई चीज़ को यदि हमें ख़रीदने पे कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो उसका लाभ जनता को सीधा दिया जाना चाहिए। अभी लॉकडाउन के समय क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो तेल था, कच्चा तेल, उसको कोई ले नहीं रहा था, यानी वो फ्री में देने के लिए तैयार थे। लेकिन हमारे यहाँ तेल या फिर जो पेट्रोल डीजल हम लोग भराते हैं वो उसी तरह उसी रूप में हमको मिलता रहा, उसका कोई लाभ नहीं मिला। जबकि सरकार ने इसका पूरा लाभ उठाया और उसको शायद 0.8 या 9 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ था। तो वो फ़ायदा लोगों को ना पहुंचाकर ये अपनी जेब में रखा गया। तो क्या इससे सहमत हैं आप? इसके लिए हमको यही कहना है जो भैया जी बता रहे हैं, यदि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है तो जनता के साथ एक गद्दारी वाली बात है। ठीक है, तो यही बात हम अपने दूसरे मेहमान से पूछना चाहेंगे। कुछ किसानों की ऐसी समस्या है कि जैसे कृषि विभाग से मैं चूँकि संबंधित हूँ, इसलिए जो फसल की बीज खाद वगैरह आते हैं उसकी सब्सिडी तुरंत किसान को दी जाए।
न कि दूसरे माध्यम से सब्सिडी का कह दिया जाता है, लेकिन सब्सिडी आ नहीं पाती है, तो किसान बेचारा परेशान हो जाता है। इसलिए सरकारी स्टोर से आदमी बीज लेना भी बंद कर रहा है, क्योंकि कह देते हैं कि सब्सिडी आ जाएगी, लेकिन आती नहीं है। इसका सरकार ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हमारा इस मुद्दे से थोड़ा भिन्न सवाल मैं चाहता हूँ मैं पूछूं अपने दर्शक से। जिस तरह से हमने ये नोटिस किया है कि पहले के लोग ये कहते थे कि यदि वो 5वीं या 6ठी पढ़े हैं तो उनमें इतनी नॉलेज होती थी कि वो किसी आम व्यक्ति या फिर अभी के जो या फिर 10 साल पहले के जो व्यक्ति हैं उनसे बराबरी कर पाते थे। अभी क्या हुआ है कि जो 5 या 6 या फिर अमूमन 10 या 9 के बच्चे भी इतने योग्य नहीं हैं कि वो कुछ भी बता पाएँ, और सरकार इस पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रही है। मतलब यह है कि जो शिक्षा व्यवस्था है सरकारी संस्थानों में, क्योंकि सरकारी संस्थानों में यदि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होती तो प्राइवेट स्कूलों की इतनी भयंकर फीस से हम लोगों को नहीं जूझना पड़ता। तो इस पर हम अपने प्रथम गेस्ट यानी पहले मेहमान से पूछना चाहेंगे, अपनी राय दें। हाँ, शिक्षा की जो समस्याएं हैं, वास्तव में जो सरकारी प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें थोड़ी शिक्षा की कमी ज़्यादा है। प्राइवेट हर जगह सेक्टर में प्राइवेट की बच्चों की पढ़ाई अच्छी है, इसलिए हर आदमी प्राइवेट को ही भागता है, सरकारी इसमें नहीं स्कूलों में जाने देते हैं। तो बड़ी समस्याएं हैं कि इनकी व्यवस्था सही रखी जाए, जो पढ़ाई अच्छी हो तो इन लोगों का भी बच्चों का भी मन लगे और उसमें बच्चे भी उत्थान करें। जो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इस वजह से वो प्राइवेट स्कूल में ही ज्वाइन करते हैं, न कि सरकारी में। इस वजह से बेचारे सरकारी अध्यापक भी बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि जब बच्चे जाएंगे नहीं तो फिर शिक्षा कहाँ से क्या मिलेगी। इसलिए इस पर विशेष गौर किया जाए। तो जैसा चौबे जी ने बताया कि शिक्षा में बहुत ज़्यादा छूट चल रही है इस टाइम, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, लोगों को अंदाज़ा भी हो, आप बता सकते हैं? जो सवाल है कि सरकारी अध्यापकों की तनख्वाह, सरकारी अध्यापकों की तनख्वाह समकक्ष रहती है एक मजिस्ट्रेट के, 42,000 से शुरू होती है और 4200 का ग्रेड पे होता है। और जब कोई ज्वाइन करता है उसकी 42,000 होती है, देन उनका इंक्रीमेंट लगता है। और अगर मान लो 10 वर्ष उन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली है तो 60 और 65 की भी चली जाती है, और 15-20 के बाद वो 70, 80, 75, 90 तक जाती है। और यही मेरा कहना है कि जिस तरह से मान लो कि प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उनसे फ़ीस ज़्यादा ली जाती है और उनके अध्यापकों को फ़ीस कम दी जाती है। अब जैसा बताया सर ने कि जो सरकारी स्कूल हैं जो टीचर भी परेशान होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अगर जहाँ पे पढ़ाई होती है, प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं उनमें टीचर की मुझे लगता है बेसिक जो सैलरी होती है 4-5 के अराउंड होती है। बहुत अच्छे स्कूल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और टीचर की सैलरी में सरकारी प्राइवेट में इतना भेदभाव, तो फिर पढ़ाई अगर टीचर की इतनी हाई सैलरी है जहाँ सरकारी स्कूल में, तो वहाँ भी शिक्षा भी तो हाई होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? तो जिस तरह से बोला है भाई ने कि पढ़ाई का जो अनुपात है सैलरी के अनुपात में बहुत कम है। मान लो क्योंकि अगर इस तरह के विभागों का यदि सामयिक रूप से ऑडिट किया जाए या फिर आकलन किया जाए कि उनकी जो क्वालिटी है, जो शिक्षा का स्तर है किस तरह का है, तो इसमें हमें लगता है सरकार को कुछ सफलता मिल सकती है। सरकार साप्ताहिक, वीकली या फिर मंथली, माह में 2 बार ऐसे काम कर सकती है, जिससे वहाँ के जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको भी इसका डर रहेगा कि हमें मतलब अपने जो भी जितने भी हमारे पास बच्चे हैं, ये कहना गलत है कि हमारे पास बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि सरकारी स्कूल में कम से कम अटेंडेंस 100 या 120 रहती है आराम से। उन 120 का यदि रिजल्ट वो 100 में बढ़िया दे पाएँ तो अपने आप ही लोग जाएंगे उधर, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता है तो नहीं जा पाते लोग। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो शिक्षा विभाग है वो अपने अधीनस्थ स्कूलों का समय पे ऑडिट नहीं करता है और उनकी जाँच नहीं करता है? क्योंकि बड़ी गंभीर समस्या हैं। मेरी उम्र 74 साल 6 माह हो चुकी है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था उस समय बहुत कम सैलरी थी, वही 50-60 रुपये अध्यापक की। जब मैं पढ़ा हूँ, मैं कावी अमीन रहा, उस समय मेरी किस्त कावी अमीन से भी अध्यापक की सैलरी कम थी। उस समय शिक्षा का बहुत अच्छा हिसाब था, और उस स्तर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय सैलरी बहुत ना के बराबर थी, और आज कई गुनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पाया है।
इसलिए शिक्षा के स्तर बढ़ाने की आप विशेष ध्यान दें उसके ऊपर। और जो ऑडिट होता है, ऑडिट पे क्या आप सहमत हैं कि जो ऑडिट किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार जब ऑडिट नहीं करेगी तो वहाँ पे कार्यरत शिक्षक है बिना किसी दबाव के, बिना किसी उसके वो बैठा रहता है और बच्चे उधम या फिर शरारत करते रहते हैं। देखो, ये तो स्पष्ट बात है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई कसाव नहीं तब तक शिक्षक सही से पढ़ाएगा ही नहीं है। और इसके लिए हमें ये भी कहना है कि पूरी गलती शिक्षक को भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि जो बच्चे के माता पिता वगैरह हैं, जरा भी बच्चे को प्रताड़ित किया तो वो भी अपनी अपनी समस्या लेके खड़े हो जाते हैं। तो सारी गलती शिक्षक की नहीं है, कुछ गलतियां हमारी आपकी भी हैं, जो अपने बच्चे को पढ़ाने में मतलब हस्तक्षेप करते हैं, उनको मना कर देते हैं या उनको डांट फटकार करते हैं, इसलिए वो भी मजबूर हो जाते हैं। तो हमारा तो यही कहना है, क्या सरकार हो, क्या शिक्षक हो, क्या बच्चे के माँ बाप हों, जब तक तीनों मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तब तक शिक्षा आगे बढ़ने में दिक्कत ही रहेगी। और जिस तरह से बहादुरी से और आत्मविश्वास भरे रूप में हमारे मेहमानों ने उत्तर दिए, तो अगला सवाल हमारा रहेगा कि जो हमारी सरकार है या हमारे जो गांव हैं उनमें जो विकास का स्तर है वो किस तरह का है, यानी हमारे गांव या हमारे आसपास के गांव या बहुत सारे ऐसे गांव जिनमें विकास हमें लगता नहीं पहुंचा है, और हमेशा सरकार ये कहती है सबका साथ और सबका विकास। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं कि पूरी तरह से विकास हो गया है 2014 से लेकर अब तक, या फिर नहीं हुआ है? क्योंकि विकास की बात है तो हमारा कदमपुर एक राजस्व गाँव है, लेकिन राजस्व गाँव होते हुए चूँकि अधिकांश कार्य राजस्व ग्राम में हुए होते हैं, लेकिन राजस्व ग्राम में न होकर नगलों में हो रहे हैं, इसलिए कदमपुर प्रॉपर राजस्व गाँव की स्थिति बहुत बदतर है, ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो यही सवाल हमारा रहेगा श्री मंगल सिंह चौहान जी से। जिन्हें जो है विकास की बात है तो ये बात सही है कि हमारा मौजा गांव है कदमपुर, जिसमें अन्य नगरों में आरसीसी गलियों में भी है, रोड पर भी है, इंटरलॉक है, लेकिन हमें इस बात का है कि हमारे प्रधान जी अन्य नगरों में विकास रहे हैं, लेकिन हमारे कदमपुर में ऐसे मान कि जो गलियों से मोटरसाइकिल या अन्य छोटे बड़े वाहन निकलते हैं, तो ऐसे ऐसे वाहन आते हैं उनको निकलने में परेशानी हो जाती है। तो हमारा शासन से यही निवेदन है कि कदमपुर गांव पर ध्यान दिया जाए और उसके या गांव में जो भी समस्याएं हैं उन पर विकास करने पर ध्यान दिया जाए। तो जैसा भाई ने पूछा कि जो गांव की विकास की हालत है वो किस तरह की है, गांव में गली हो या लाइट व्यवस्था हो, ऐसा नहीं, हमारे जो आसपास के और भी गांव हैं यहाँ, उन गांव में जैसा बताया कि इंटरलॉकिंग है और आरसीसी भी है, और सड़कों पे जो लाइट होती है, मुझे लगता है लाइट वो का भी प्रबंध है। और एक गांव है और जब काफ़ी बड़ा गांव है, जिस गांव भी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सड़क की बहुत बुरी कंडीशन है, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो मैं वो कारण जानना चाहूँगा जिस वजह से ये विकास नहीं हो पा रहा है हमारे जैसे गांव और जो और भी हैं उनमें और हमारे गांव में। तो ऐसा एक या दो कारण बता सकते हैं आप लोग? जैसे कि हमारे भैया मोहित जी ने बोला है, गांव विकास की बात कही है, तो इसके लिए हमको यही कहना है कि हम सारी गलती प्रधान को भी नहीं देते हैं, कुछ गलतियां वोटरों की भी हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर हम अपने घर भर लेते हैं, चाहे वो रुपया हो, चाहे दारू हो या अन्य कोई लोग लालच हो। तो बिल्कुल सही जैसा बताया, तो बताया जा रहा है कि गांव जब इलेक्शन का टाइम होता है तो कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ दारू में बिक जाते हैं और कुछ खाने में, मतलब तरह तरह के प्रलोभन ले लेते हैं। तो फिर होगा क्या और आगे? और वही समस्या है कि जब उतने टाइम पर तो हमको बहुत अच्छा लगता है, ये आगे जब बरसात आती है 4 महीने का पानी देखकर हम रोना शुरू करते। प्रधान जी बेचारे क्या करें, उन्होंने जो खर्चा किया उसको तो पहले अपनी जेब में डालेंगे, उसके बाद में सोचेंगे तुम्हारे लिए बचेगा तो। सही बात है, और यही कारण मैं जानना चाहूँगा। चलो, हालांकि कुछ प्रधानों की भी गलती नहीं है, क्योंकि बजट आता है कम आता है। हालांकि राजस्व गाँव के लिए ही ज़्यादा बजट आता है, लेकिन राजस्व गाँव में काम नहीं हो पाता। मैं निवेदन करूँगा प्रधान जी से, सचिव महोदय से, कि कदमपुर की जो जर्जर सड़कें हैं उनको बनवाने की कृपा करें। अभी फ़िलहाल ये मुहर्रम में ताजिए उठे थे, उसमें 4-5-6 ट्रॉली रोड डलवा दिए गए थे, उनकी हालत सरकार देखे क्या है, इनकी हालत जो कि आरसीसी
और अगला सवाल मेरा होगा हमारे होस्ट यानी हमारे साथी मोहित सिंह जी से। जिस तरह से उन्होंने दिलेरी से सवाल पूछा कि जो सड़कें हैं खस्ता हैं, ये इसका जो हाल है ये किस तरह से, क्यों है ये हाल, क्यों नहीं आ पाता है विकास यहाँ तक? इसमें अगर गलती है तो हम सभी की है। कहा जाता है कि गांव के लोग होते हैं जो अगर कहीं सिटी में जाओ आप, अगर वहाँ किसी लड़के से या अच्छे पढ़े लिखे से बात करो और बाद में कहो कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वो उनकी सोच होती है गांव के तो गंवार होते हैं। और उनका कहना कुछ हद तक मुझे सही लगा, कब, जब मुझे खुद रियलाइज़ हुआ। मैंने काफ़ी लोगों से कहा कि अगर आपको तकलीफ़ है, आप अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, आपके ग्राम प्रधान हैं या जो भी हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। और अगर वो भी काम नहीं करवा पा रहे या नहीं सुन रहे हैं, तो जैसा बताया हमारे गांव में विकास नहीं पहुंच पा रहा है। और जितना भी फंड आता है, गांव सबसे बड़ा गांव हमारा राजस्व गाँव, तो इसमें पहले होना चाहिए। तो इसमें ना हो कि जो छोटे छोटे गाँव में विकास उनमें बराबर है, गली लाइट, वहाँ कुछ भी समस्या हो छोटी मोटी, अब ओके है एकदम, नालियाँ हो, चाहे वो तालाब की सफाई हो, चाहे कुछ हो। और एक हमारा गांव है, सबसे ज़्यादा वोटर भी यहाँ के, और फिर भी लोग पता नहीं इतना डरते हैं या क्या चक्कर है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और ये बात तो सही है कि प्रलोभन में कुछ लोग फंस के अपना जो वोट होता है, मत, उसका अधिकार ही खो देते हैं, सर देते हैं। यही नहीं पता होता ये सरकार अब जो प्रधानी चला पाए या नहीं पाएगा। इसी कड़ी में अगला सवाल ये है कि जो हमारे अभी के राजनीतिक हालात हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है बहुत सारे मुद्दों पर। तो जैसे कि मुद्दा एक ये है कि मणिपुर में अभी बहुत से बड़े दंगे हुए हैं, बहुत बड़े दंगे, तो उन पे सरकार ने एब्सोल्यूट यानी कि एकदम चुप्पी साध रखी थी लगभग 80 दिन तक। और जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र अवस्था में पैडलिंग कराई गई, मार्च कराया गया, उनको दौड़ाया गया और उनके साथ सामूहिक रूप से समझ सकते हैं आप क्या किया गया होगा। तो उस पर, क्योंकि मणिपुर में ये भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसी और की है, वहाँ पे मणिपुर में भी सरकार बीजेपी की है और सेंटर में भी उनकी ही है। तो हमारा सवाल रहेगा श्री मंगल सिंह चौहान जी से। देखिए भैया जी ने जो मणिपुर हिंसा की बात कही है, तो उसके लिए हम यही कहेंगे, चाहे वो सरकार हो चाहे आम आदमी हो, अभद्र व्यवहार किसी के लिए लागू नहीं है। और ये तो जो निर्वस्त्र उनको दौड़ाया गया, ये तो बिल्कुल मतलब एक अश्लील और मानवता के विरुद्ध बात है। और सरकार से हम यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को गिरफ्तार करके दंड दिया जाए। और एब्सोल्यूट साइलेंस जो कि 70 या 80 दिन के बाद रहा, और चुप्पी तब टूटी जब वो वीडियो वायरल हुआ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार को इस बात का पता नहीं था? इस बात का मैं कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास जो मैं कह सकूं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आपको हर व्यक्ति की बात पता है कि किस स्टेट में क्या चल रहा है। कहा जाता है कि इलेक्शन के टाइम पे डबल इंजन सरकार, तो इसका ये मतलब है कि एक कोई पार्टिकुलर चीज़ है, उसको देखने, निगरानी करने वाले 2 लोग हैं। पहला बंदा अगर नहीं देख पाता तो उसे दूसरा देखेगा, दूसरा नहीं देख पा रहा तो पहला देखेगा। तो वहाँ पे ऐसा मणिपुर में ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला है। वहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ उस पर बोला है, एक्शन की तो बात दूर है, कुछ बोला है तो वो लगभग 70-80 दिन बाद उन्होंने कुछ कहा है वहाँ पे, जब ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ है। तो इसमें कहना कुछ भी संभव नहीं है कि इन्हें, मुझे लगता है पता तो होगा ही। जब ये दंगे हुए, देश में दंगा होता रहेगा और देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं चलेगा, ऐसा तो होना असंभव है। क्योंकि पता नहीं था इसका, सीधा इससे पता चलता है कि अमित शाह ने भी एक विजिट किया था लगभग दंगे के 60 या 50 दिन बाद। तो पता तो था लेकिन नहीं हो पाया। और दूसरा ये है कि अभी आपने सुना होगा, बहुत चर्चे में है। अगला सवाल ये है कि जो अभी हमारे क्या नाम, रेसलिंग कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने एक मीडिया पर्सन से अभद्रता की है। उन्होंने मीडिया पर्सन का कैमरे पे उन्हें उल्टा सीधा कहा, उनका हाथ तोड़ने की कोशिश की। तो क्या बताना, क्या ये सही है? मीडिया की हालत जो है अभी, भैया जी ने जो मीडिया के बारे में बताया है, तो इसके लिए हमको यही कहना है कि चाहे वो मीडिया हो चाहे एक आम आदमी हो, सभी के लिए लगभग नियम बराबर हैं। सभी स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र नहीं तो हमारा देश आज़ादी नहीं है। अगर उसका फ़र्ज था तुमसे उनसे प्रश्न पूछना या कोई बात पूछना, तो उनका धर्म यही बनता था कि अगर अपनी बात कहते,
समझ में आए ना आए वो एक बात की बात थी, लेकिन ये एक बहुत गलत तरीके से व्यवहार है और इसके लिए हम यही कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा हुआ तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है और यही है कि श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी भी मीडिया को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे बिल्कुल अपने जवाब रखते हैं। और आज के सेशन में हमारे साथ जो मेहमान थे हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। श्री मंगल सिंह चौहान का बहुत धन्यवाद और श्री पंडित जी का, वो हमारे यहाँ आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।